दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये वीडियो जो है ये एक ऑडियो नोट्स के रूप में है और ये सभी अग्निवीर एस्पिरेंट्स के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फिजिक्स के लगभग सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। यानी कि ये एक ऑडियो नोट्स है जिसको आप ध्यानपूर्वक कहीं भी सुन सकते हैं। तो ज़्यादातर सबसे अच्छा होगा कि आप हेडफोन्स का यूज करें और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसानी से समझें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें से क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित घटनाएं। तो इसमें आता है लेंज का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, फैराडे का नियम, बर्नौली का प्रमेय और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये पांचों नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बर्नौली का प्रमेय या लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, फैराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है दो लगातार प्रस्पंदों अथवा निस्पंदों के बीच की दूरी, यानी कि दो नोड्स या एंटी नोड्स के बीच की दूरी होती है λ/2। इसके अलावा पूछा जा सकता है एक निस्पंद तथा एक प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है, तो एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है λ/4। लेकिन अगर लगातार निस्पंद या प्रस्पंद हो तो उनके बीच की दूरी λ/2 होती है। इसके अलावा श्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी होती है तो λ/2, एक श्रिंग और एक गर्त। या इसके अलावा पूछा जा सकता है दो लगातार श्रिंग या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तो लैम्डा होती है। इसके बाद है बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं बंद। तो बंद को याद रखिए, ब से बंद तो ब से हो गया विषम, विषम सन्नादि जैसे कि n, 3n, 5n, 7n। खुले आर्गन पाइप में तो इसमें सम तथा विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होते हैं, यानी कि n, 2n, 3n, 4n इस तरह से। तो बंद में केवल विषम, लेकिन खुले में सम तथा विषम दोनों सन्नादि उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अश्रव्य ध्वनि क्या होता है, तो जिसकी आवृत्ति कम होती है 20 हर्ट्ज से, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकते हैं और इसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है। श्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, जिसको मनुष्य सुन सकता है। और पराश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसको बोलेंगे पराश्रव्य ध्वनि। इसके अलावा स्टीफन का नियम तो E प्रोपोर्शनल होता है T⁴, यानी कि जो विकिरण ऊर्जा होती है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है और इसको कहा जाता है स्टीफन का नियम। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किसका नियम है, तो किरचॉफ का नियम है। सूर्य का तापमान मापा जाता है, तो सूर्य का तापमान पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तारे का ताप तथा दूरी में संबंध किस नियम के द्वारा दिया जाता है, तो वीन का विस्थापन नियम, जिसमें जो ताप होता है वो तारों के जो प्रकाश होते हैं उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका तापमान ज़्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। इसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा नियत होती है, तो ΔU का मान ऋणात्मक होता है। समतापी प्रक्रम क्या होता है, समतापी प्रक्रम जिसमें तापमान नियत रहता है और यानी कि इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो भी नियत रहता है और ΔT का मान 0 होगा, यानी कि इसमें कुल जो निकाय को दी गई ऊष्मा होती है वो कार्य के बराबर होता है। दूसरा होता है सम आयतनिक प्रक्रम, तो सम आयतनिक यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। इसमें आयतन समान होता है, यानी कि ΔV = 0 होता है और इसीलिए आप जानते हैं W होता है P∆V, यानी कि इसमें कार्य पूरा शून्य होता है। इसे दाब का नियम या गैलुसेक का नियम भी कहा जाता है।
इसमें दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू के और डेल्टा डब्ल्यू का मान 0 होता है। ठीक है, इसके बाद होता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी जिसमें दाब समान, यानी कि इसमें आयतन जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है, जिसे चार्ल्स का नियम कहा जाता है। इसके अलावा सामान्य तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273.16 केल्विन होता है। आपसे पूछा जा सकता है कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल, तो कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल होती है 345 मीटर प्रति सेकंड। और कमरा का ताप कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 310 केल्विन होता है। आगे आपसे पूछा सकता है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, तो जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस की चाल कितनी होती है, तो 1930 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसके फॉर्मूले भी हैं, आपको याद रखने हैं। VRMS इक्वल टू होता है √3RT/m, ये होता है वर्ग माध्यमूल चाल। और V साउंड बराबर होता है, यानी कि साउंड की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है √γ-RT/m। इसके अलावा पूछा सकता है कि मेयर का समीकरण क्या होता है, तो Cp - Cv इक्वल टू होता है R। ठीक है, दाब की विशिष्ट ऊष्मा माइनस आयतन की विशिष्ट ऊष्मा इक्वल टू R होता है, जो कि गैस कांस्टेंट होता है। इसके अलावा आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू होता है nRT। इसमें आपसे पूछ सकता है कि R का मात्रक क्या होता है, तो R का मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन और R का मान कितना होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। इससे आपकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि तापमान बढ़ाने पर घट जाती हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो पृष्ठ तनाव होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। जैसे जल का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घटेगा। प्रत्यास्था घटती है ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता है। चुंबकीय आघूर्ण घटता है। ध्रुव प्रबलता घटती है। द्रवों की श्यानता भी घट जाती है। आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है और अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तरंग दैर्ध्य भी घटता है और स्पर्श कोण भी घटता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने बता दिया आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि घट जाती हैं, जिसमें पृष्ठ तनाव कई बार पूछा गया है। अर्धचालक का प्रतिरोध भी पूछा गया है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तो घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, चुंबकीय आघूर्ण भी घट जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि ताप बढ़ाने पर कौन कौन सी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आपने पढ़ा कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। गैस के अणुओं की चाल भी बढ़ जाती है। गैसों की श्यानता बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर, जबकि द्रवों की श्यानता घट जाती है। क्रांति कोण भी बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर और गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। विकिरण ऊर्जा बढ़ जाती है और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आपसे पूछा सकता है कि जो खोखले गोले का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो 2/3 mr², या ठोस गोले का व्यास के परितः तो 2/5 mr²। यानी कि जो खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है वो ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण से ज़्यादा होता है। इसमें आपको ये याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, आपसे पूछा सकता है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रोटेशनल इक्वल टू ½ I⍵²। ठीक है, इसके अलावा कोणीय संवेग और यानी कि कोणीय संवेग में क्या संबंध होता है और जड़त्व में, जड़त्व आघूर्ण में तो L इक्वल टू होता है I⍵। इसकी विमाएँ भी पूछी जा सकती हैं। तो कोणीय संवेग की जो विमाएँ होती हैं वो प्लांक कांस्टेंट के बराबर होती है,
ml2T⁻⁻1 होती है। इसके अलावा जो बलाघूर्ण पूछा सकता है कि बलाघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर या जूल होता है। रॉकेट नोदन यानी कि रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है रेखीय संवेग संरक्षण पर, जो कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से प्राप्त होता है। इसके अलावा पूछा सकता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का व्यंजक प्राप्त होता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं, तो उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके अलावा नर्तकी की गति, ग्रह की गति या उपग्रह की गति किस पर आधारित है, तो केपलर के द्वितीय नियम पर आधारित है। और केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। अभी हमने बताया कोणीय संवेग की विमाएं प्लांक नियतांक के बराबर होती है। रेखीय संवेग की विमाएं किसके बराबर होती हैं, तो आवेग के बराबर। रेखीय संवेग की विमाएं आवेग की विमाएं के बराबर होती हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपसे पूछा सकता है कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा या बलाघूर्ण, इन चारों का मात्रक क्या होता है, तो किसी प्रकार की ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल होता है। और विमाएं निकालेंगे तो ml2T⁻²। इसके अलावा आपसे पूछा सकता है कि μ0 का मान कितना होता है, निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता, इसका मान होता है 4π × 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। या आपसे पूछा सकता है निर्वात की विद्युतशीलता ε0 की विमा का मान कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। इसके अलावा आपसे पूछा सकता है कि जो गुरुत्वीय विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति केजी होता है, जो कि गुप्त ऊष्मा के बराबर होता है L2T-2। श्यानता गुणांक की विमाएं क्या होती हैं, ml-1T-1, आप इसको याद रखेंगे। और गुरुत्वीय विभव का विमा गुप्त ऊष्मा की विमा के बराबर होती है। प्रत्यास्था गुणांक की विमा क्या होती है, ये भी आपको याद रखना है, ml-1T-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन सी विमाएं हैं जिसकी विमाएं प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होती हैं, तो प्रतिबल, दाब, आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक या ऊर्जा घनत्व, इन सभी की विमाएं प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होती हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण है। लोहे कील का पानी पर तैरना, ये भी पृष्ठ तनाव ही है। अब चलते हैं आगे रेडियो एक्टिविटी में। तो सबसे पहले आपसे पूछा सकता है कि आइसोटॉप या समस्थानिक क्या होते हैं, तो जिसमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें आइसोटॉप समस्थानिक कहा जाता है। इसके अलावा पूछा सकता है कि आइसोबार क्या होते हैं, जिसमें संभारिक, हिंदी में कहते हैं इसको, यानी कि जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्याएं अलग अलग होती हैं। और आइसोटोन क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है जबकि परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब चलते हैं इसके बाद अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन। तो अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। अल्फा बीटा गामा में यानी कि अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता है तो वो हीलियम का कण होता है, यानी कि परमाणु संख्या में 2 का ह्रास होता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 का ह्रास होता है। ठीक है, ऐसे ही बीटा पॉजिटिव होगा तो बीटा पॉजिटिव में परमाणु संख्या में 1 का ह्रास होता है, परमाणु द्रव्यमान ज्यों का त्यों होता है। जबकि बीटा निगेटिव कण उत्सर्जित होता है तो 1 परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। और गामा कण फोटोन होता है, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। आगे चलते हैं, इसको आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या होती है, तो E = होता है mc²। इसके अलावा आपसे पूछा सकता है कि एक प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिक का आयतन जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान संख्या की। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी। एक बैकरल बराबर कितना होता है, 1 विघटन प्रति सेकंड होता है। और
एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ विघटन प्रति सेकेंड और एक क्यूरी बराबर 3.7 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि टी हाफ का फॉर्मूला, तो टी हाफ बराबर होता है 0.693/λ या log2/λ होता है। इसमें आप बता सकते हैं कि टी एवरेज जो होता है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आप जानेंगे अल्फा, बीटा और गामा कण के बारे में। तो अल्फा जो होता है वो हीलियम नाभिक होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है और गामा प्रोटॉन होता है। तो इसमें चाल में अंतर पूछा जा सकता है। तो स्पीड जो होता है हीलियम की सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा कण की उससे थोड़ा ज़्यादा होता है और गामा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी कि इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर सबसे ज़्यादा होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है, जिसके कारण आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। पूछा जा सकता है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से क्या गामा किरण विक्षेपित होता है? तो नहीं, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, जबकि अल्फा और बीटा विक्षेपित होती हैं। सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा की होती है, उससे कम बीटा की और उससे भी कम गामा की होती है। अब आइए जानते हैं और भी कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग में एक्स और गामा किरणों के बारे में। तो एक्स किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा किरण भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये दोनों उदासीन होती हैं। एक्स किरणों का वेग भी और गामा किरणों का वेग भी, इन दोनों का वेग समान होता है, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि एक्स किरणों की वेदन क्षमता कम होती है, जबकि गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है 1 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक, जबकि गामा किरणों का होता है 10⁻² एंगस्ट्रम से 1 एंगस्ट्रम। अब कुछ और यहाँ पर बातें हैं, उसको भी जान लेते हैं। एक AMU जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? तो एटॉमिक मास यूनिट ये होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा पूछा सकता है कि प्लांक नियतांक H का मान कितना होता है? तो 6.634 गुने 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो वह महत्तम तरंगदैर्घ्य जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, यानी कि महत्तम तरंगदैर्घ्य उससे ज़्यादा पर नहीं हो सकता। उससे कम के तरंगदैर्घ्य पर होगा उत्सर्जन, लेकिन उससे ज़्यादा पर नहीं। देहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। और कार्यफलन क्या होता है? यानी कि पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। इसके अलावा आइए और जानते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Kmax = hν - phi, यानी कि hν जो ऊर्जा है और phi जो है ये कार्यफलन है। सबसे कम कार्यफलन किसका होता है? तो क्षार धातु का होता है, जिसमें Cgm आता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने का समय क्या होता है पृष्ठ से? 10⁻⁻8 से -9, यानी कि नैनो सेकेंड होता है। इसके अलावा पूछा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं कार्यफलन। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाई जाए तो क्या होगा? तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धारा बढ़ेगी, जिसके कारण प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके बाद और जानते हैं जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है वो लैम्डा बराबर होता है h/p, यानी कि ये जो होता है संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और भी कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी जान लेते हैं कि यहाँ पर जो महत्तम गतिज ऊर्जा होती है तथा निरोधी विभव होता है, ये आवृत्ति पर तथा पदार्थ पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये दोनों आवृत्ति और पदार्थ पर निर्भर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विभेदन क्षमता क्या होती है। तो विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो D/1.22 लैम्डा होती है, यानी कि जब हम किसी भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ाते हैं तो विभेदन क्षमता उसकी घटती है।
और विभेदन सीमा क्या होती है, RL रिजॉल्विंग लिमिट होती है 1.22 λ/d। इसके अलावा आइए जानते हैं कुछ और बातें। इसमें आपसे बताया जा सकता है निकट दृष्टि दोष के बारे में, यानी कि दृष्टि दोष। तो सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। इसको याद रखना है, जो दिखता है वही दोष है, यानी कि निकट की दिखाई देती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है। तो देखिए, इसमें नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो होता है वो लेंस से पहले बनने लगता है, रेटिना से पहले। इस दोष के कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की नहीं। आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में जानते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, सबसे पहले ऑस्टेड ने। इसके अलावा जानते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं चुंबकीय फ्लक्स के। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है B.A cos थीटा या B वेक्टर डॉट A वेक्टर फाई इक्वल टू LI/MI। तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक वेबर या मैक्सवेल होता है, या 1 वेबर बराबर 10⁻⁻8, यहाँ पर 10⁻⁻8 मैक्सवेल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट विमाएं। तो L/R RC √LC की विमाएं समय की विमा T के बराबर होती है, तथा R/L 1/RC और 1/√LC की विमा आवृत्ति के विमा के बराबर होती है। तो L/R RC √LC जो है वो T के समानुपाती होती है। तो इसको याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है लंबी परिनलिका का स्वपरिवर्त कितना होता है। तो L बराबर होता है μ0 n² A/L। आइए जानते हैं नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें लिखा गया है कि धातु में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के कारण, और वैद्युत अपघटय में धारा का प्रवाह होता है धनायन तथा ऋणायन के कारण। ठीक है, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो दिशा है वो निश्चित है लेकिन परिमाण जो है वो अनिश्चित है, यानी कि ये जोर का नियम पालन नहीं करेगा। इसके अलावा जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, तो V समानुपाती होता है I के, और यहाँ पर V बराबर IR फॉर्मूला बनता है। ओम का नियम केवल धातुओं के लिए सत्य होता है। प्रतिरोध दो तरह के ओमीय और अओमीय होते हैं। ओमीय प्रतिरोध जो कि सभी धातु जो कि ओमीय ओम्स लॉ का पालन करते हैं, और जहाँ पर ओम्स लॉ पालन नहीं होता है उसे अओमीय प्रतिरोध बोलते हैं, जैसे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और अर्धचालक। ठीक है, आगे आपसे पूछा सकता है पहाड़ों पर नाक से खून आना किस प्रकार आधारित है। तो जैसे ही हमारी ऊंचाई बढ़ती है तो वायु दाब कम होता है, वायु दाब कम होने के कारण रक्त दाब असंतुलित हो जाता है, जिससे नाक से खून आने लगता है। स्याही का लीक करना भी यही होता है, दबाव कम, जिसके कारण वो ऊपर से निकलने लगते हैं। बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिरना किसको प्रदर्शित करता है। तो बैरोमीटर में अचानक से जो तल होता है पारे का वो गिर जाता है। इसका मतलब है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र है, और पारे का अचानक गिरना आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, इसमें मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानेंगे, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस को जानेंगे, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।